जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली बार ये नियमराज हुंडा की लेक्चर सीरीज़ हिंदी मीडियम की शुरू की थी, तो उसी के क्रम में ये 24 लेक्चर पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जहाँ से हमने ठीक है छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी में हम बात कर रहे थे वीट साइंस के बारे में। ठीक है, वीट साइंस के डिस्कशन हमने कर लिया था, बेसिक और उसके करैक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं। और आज हम बात करेंगे कि जो भी खरपतवार हैं उनका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या यूं हम कह लें कि अगर खरपतवार हैं या उनकी संख्या ज़्यादा है और वो किस प्रकार से हमारी फसल को प्रभावित करते हैं, और फसल को जब हम मनुष्य क्या करते हैं उसका उपभोग करते हैं तो उसका क्या प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो आइए उसी के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्या है टॉपिक हमारा, मनुष्य पर खरपतवारों का दुष्प्रभाव। ठीक है, तो गाजर घास या इसी को कांग्रेस घास भी बोलते हैं, जिसका आपका बॉटनिकल नेम क्या है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस। ठीक है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि बीजों व पत्तियों के को छूने से मनुष्य में एलर्जी व अस्थमा रोग पैदा होता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी गाजर घास या इसी को हम कांकरेस घास कहते हैं और ये बेसिकली आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो अगर इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस, अगर इसके सीड्स को या फिर हमने इसके लीव्स को छू लिया है या उसके कांटेक्ट में हमारी स्किन आई है तो एलर्जी और अस्थमा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सत्यानाशी, ये भी बहुत ही ठीक है कॉमन वीड है, ये आपको सरसों में मिल जाएगा। ठीक है, तो सरसों के फील्ड में मिलेगा आपको सत्यानाशी। ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ठीक है, के बीज क्या है, सरसों के बीजों के साथ मिलकर क्या होता है, निकाले गए तेल का प्रयोग करने से, यानी कि अगर जिस सरसों के बीजों के साथ सत्यानाशी के बीज भी मिले हुए हैं तो अगर उसका तेल निकाला गया है तो मनुष्य में अंधापन ठीक है देखने को मिलेगा, या जिसको बोलते हैं ड्रॉप्सी डिजीज हो जाती है। और ये जो सरसों के सीड हैं बिल्कुल एज इट इज ठीक है क्या होते हैं कि मिल जाते हैं, यानी कि हम ये विभेद नहीं कर पाते हैं कि सत्यानाशी के बीज और सरसों के बीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नमक के घोल में फिर इसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो हल्के होते तो ऊपर आ जाते हैं, वो है। लेकिन वैसे हम इसको विभेद नहीं कर पाते इसमें। ठीक है, फिर एक टर्म लिखा है एलोलोपैथी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इसको समझिए कि जो भी खरपतवार हैं, खरपतवारों की जड़ों के द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक या ऐसे विषैले पदार्थ छोड़े जाते हैं। ठीक है, जो फसलों पर जिनका प्रभाव दिखाई देता है, फसलों पर, यानी ऐसे पदार्थ ऐसे रासायनिक या विषैले पदार्थ जो खरपतवारों की जड़ों द्वारा छोड़े गए हैं और उनका प्रभाव हमारी मुख्य फसल पर देखने को मिलता है, इसे ही एलोपैथी कहते हैं। खरपतवार की जड़ें फसलों की जड़ों पर विषैले रसायन छोड़ती हैं और इसे ही हम एलोपैथी कहते हैं। ठीक है, बरू, ठीक है, बरू घास है, एक जॉन्स्टन ग्रास बोलते हैं, कि पत्तियों में प्रूशिक यानी कि एथसियन या ध्यूरिन बोल सकते हैं नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिसको पशुओं को खिलाने पर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है इनकी। देखिए यहाँ पर मनुष्य की भी बात की जा रही है और खरपतवारों का ठीक है एनिमल्स पर, हमारे पशुधन पर क्या उसका इफेक्ट है, क्या प्रभाव उस पर भी हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, चौलाई की बात करेंगे, एमरेंथस स्पीसीज, तो खरपतवारों में ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे प्यासी ठीक है चौलाई खिलाने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी क्या है आपकी पशुओं के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसमें ऑक्जेलेट पाया जाता है, बरू घास में प्रूसिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगर आर्जिमोन मैक्सिकन मस्टर्ड के साथ है तो उसे ड्रॉप्सी डिजीज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्या है, सेंसर मैकेनिज्म, ये क्या है, तो हवा के प्रभाव से सत्यानाशी के बीज ठीक है मूल पौधे से 10 से 20 मीटर की दूरी पर उछलकर गिर जाते हैं। इस क्रिया को सेंसर मैकेनिज्म क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि विभिन्न फसलों में खरपतवार नियंत्रण का समय, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हमें और निराई गुड़ाई हम खरपतवार नियंत्रण के करेंगे, उसका टाइमिंग क्या है।
धान की अगर हमने सीधी बुआई की है, ठीक है, तो फसल बुआई के 15 से 45 दिन बाद हमें ये वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। फसल की उपज में अगर हम नहीं करेंगे तो फसल की उपज में ओवरऑल देखें तो 60% की कमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर क्या है धान, अगर धान की हमने रोपाई की है, ट्रांसप्लांटिंग, और जनरली यही मेथड क्या प्रचलित है, तो 30 से 45 दिन बाद, ठीक है, ये हमें करना चाहिए। ये क्रिटिकल पीरियड होता है, इसी को फसल खरपतवार, ठीक है, फसल खरपतवार, ठीक है, प्रतिस्पर्धा समय बोला जाता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अवधि यानी क्रॉप बीड कंपटीशन पीरियड, ये बहुत क्रिटिकल होता है। अगर इस स्टेज पर आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं किया तो आपको मोर देन 50% आपको क्या है कि जो भी ईल्ड है, जो उपज है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, 50% से ज़्यादा ही। तो इसमें क्या है, 30% फसल आपकी उपज जो है उसकी कम हो जाएगी। गेहूं की बात करेंगे तो 30 से 45 दिन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। तो ये जो है 16 से 30% रिड्यूस कर देता है अगर हम नियंत्रण नहीं करते समय पर। ठीक है, उपज में मक्का, ज्वार, बाजरा में 15 से 45 दिन, और इसमें भी 15 से 40% के बीच उपज कम हो जाती है। अरहर, मूंग, उड़द, चावला में 15 से 30 दिन, अगर नहीं करेंगे तो 25 से 50% उपज कम हो जाएगी। चना की बात करेंगे तो 30 से 60 दिन बुआई के बाद, और इसमें फसल की उपज में तकरीबन 12% की, ठीक है, कमी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं इसी के क्रम में सोयाबीन में। तो सोयाबीन में ये टाइम पीरियड जो है 20 से 45 दिन बुआई के बाद का रहता है, और इसमें अगर नहीं करेंगे तो 31%, 30 से 31% ये आपको उपज में कमी देखने को मिलेगी। मूंगफली में अगर बात करते हैं तो 30 से 50 दिन, और उपज 34% तक ये कम हो जाएगी। गन्ना की बात करेंगे तो गन्ना में ये जो है थोड़ा काफ़ी टाइम रहता है, जो कि एक वर्षीय और आपको आधे साल, एक साल, ठीक है, बहुवर्षीय के रूप में भी हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है 30 से आपका 120 दिन के बीच, ठीक है, और 20 से 30% उपज कम हो जाती है। कपास में 15 से 60 दिन के मध्य में करना चाहिए, और इसमें देखिए 48% तक क्या होती है, उपज कम हो जाती है। प्याज में 30 से 75 दिन, चुकंदर का भी यही रहता है, 30 से 45 दिन के बीच में करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्याज में क्या 60 से 70% काफ़ी जो उपज है वो कम हो जाती है। चुकंदर में भी देखिए ज़्यादा है, मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा। तो ये एक बताया जा रहा है। तो ये जो 20 से 45, 30 से 45 दिन, ये जो है एक क्रिटिकल पीरियड है फॉर वीड मैनेजमेंट, यानी कि खरपतवार नियंत्रण के लिए क्रांतिक अवस्थाएं हैं। नहीं करेंगे तो हर फसल में अलग अलग दर से क्या होगी कि उपज में कमी देखने को मिलेगी। अब ये खरपतवार कैसे प्रसारित होते हैं, इनका डिसेमिनेशन कैसे होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचते हैं, और आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मात्र पौधे से, मात्र का मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, तो मात्र पौधे से दूसरी जगह खरपतवारों के बीजों का पहुंचना प्रसार कहलाता है। ये निम्न प्रकार का होता है। एक तो जैविक, अजैविक, ठीक है, उसको बोल दिया अजैविक का मतलब एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक का मतलब क्या है, इसमें कोई भी जीव का शामिल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एबायोटिक में क्या होगा, एनीमोचरी। ठीक है, हवा, इसको एनीमोचरी का मतलब क्या है, हवा के द्वारा बीजों का फैलना, तो इसको बोलते हैं एनीमोचोरी। ठीक है, एनीमोचरी, ध्यान रखिए एनीमोचरी का मतलब क्या होता है, हवा के द्वारा। ठीक है, बाय दी एयर। ठीक है, ऐसे बीज अपने आवरण पर विभिन्न प्रकार की संरचना बनाते हैं, जैसे कोमोस, ठीक है, आग के बीजों पर, एवं रसबेरी में बलून जैसी संरचना बनती है। ठीक है, फिर क्या हाइड्रोचरी, तो जल के द्वारा। ठीक है, और फिर क्या है बेराचरी, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बीजों का फैलाव। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एबायोटिक। बायोटिक में क्या है, देखिए जैविक में क्या है, ठीक है, क्या है मायर में कोचरी। ठीक है, मायर में कोचरी, खरपतवार के बीजों का कीटों या चींटियों द्वारा प्रसार होना। फिर क्या है ऑटो चोरी, तो स्वयं के द्वारा, ऑटो का मतलब स्वयं के द्वारा खरपतवार के बीजों का प्रसार होना। फिर क्या है जू चोरी, तो पशुओं के माध्यम से। ठीक है, एंथ्रोपोचरी, तो मानव के द्वारा बीजों का प्रसार होना, और यह एक देश से दूसरे देश में खरपतवारों के बीजों को फैलाने में मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक है। तो मुख्य कारक क्या है, एंथ्रोपोचरी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बायोटिक एबायोटिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का कि विदेशी या एलियन या इंट्रोड्यूस या एंथ्रोफाइट खरपतवार के उदाहरण, यानी कि अपने देश में नहीं थे, ये दूसरे किसी देश से अपने देश में आयात हुए। कहाँ से कौन सा खरपतवार आया उसके बारे में बात करते हैं। तो कांकरेज घास की बात करें,
ठीक है। तो कांग्रेस घास, गाजर घास की बात करते हैं हम। ठीक है। तो कांग्रेस घास का जो है ये अमेरिका से हमारे देश में आई। ठीक है। कहाँ से आयात हुई? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर गेहूंसा यानी कि फेलिडिस माइनर, या इसको कार्निरी ग्रास भी बोलते हैं, गेहूं का मामा, गुल्डी डंडा, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। तो फेलिनिस माइनर जो कि गेहूं का नकलची खरपतवार है। ठीक है। तो ये यूरोप से आया। जलकुंभी की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका। लेंटाना कैमरा, ये उष्ण अमेरिका। दूब घास, मिडिल ईस्ट। मोथा, यूरोप से। अमरबेल, चीन से। सत्यानाशी, मैक्सिको से। ये अपने भारत देश में आई। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, जैसे अब क्या है, विभिन्न खरपतवार एवं कीटों के एकांतर पोषी खरपतवार। ठीक है। जैसे देखिए क्या है कि जैसे इकाइनोकोला जो स्पीसीज है जंगली धान, इकाइनोकोला कोलोरम और इकाइनोकोला क्रस्केली, तो ये जंगली धान की प्रजातियां हैं, उसकी स्पीसीज है, या मुख्य खरपतवार बोल सकते हैं। तो ये धान का तना छेदक, यानी कि ये ऐसे खरपतवार हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है, जो मुख्य फसल में कीट लगते हैं उनको आश्रय देते हैं। तो जैसे एक धान में जंगली धान का ये लिखा हुआ है इकाइनोकोला स्पीसीज, तो ये धान का तना छेदक जो होता है, ठीक है, येलो स्टेम ट्राइपोराजा इंसर्टुलस, तो वो इसको आश्रय देता है ये खरपतवार। इसी प्रकार चीनोपोडियम एल्बम बथुआ, ठीक है, मक्का का तना छेदक जो होता है ये उसको आश्रय देता है। अमरेंथस स्पीसीज जो है, ये अरहर का ग्राम कैटरपिलर जो है, इसको ये क्या देता है, आवास प्रदान करता है पोषण के रूप में। ठीक है। पोषी का मतलब, कहने का मतलब उस पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। लेंटारा कैमरा, तो कपास का अमेरिकन बुलवर्म। ठीक है। ये इसको आवास देता है, लेंटाना कैमेरिका कैमरा। फिर एविन्ना फेचुआ, जंगली जई, तो गेहूं व जौ के तना रोली रोग का कवक। ठीक है। तो इस पर अल्टरनेट के मतलब वैकल्पिक रूप में इस पर ये अपना जीवन व्यतीत करेगा। सेकेरम स्पॉन्टेनियम कांस, ठीक है, तो मक्का का डाउनी मिल्ड्यू इस पर निवास करता है। सिप्रा सेंचरस, ठीक है, सिलिरियस, ठीक है, अंजन घास, तो बाजरे की अरगड़ बीमारी का कवक इस पर अल्टरनेट होस्ट के रूप में रहता है। तो ये देखिए खरपतवार आप देख सकते हैं जो हमने आज डिस्कस किया, इसमें आपने देखा कि खरपतवार कैसे, ठीक है, एलोपैथी के बारे में बात की कि एलोपैथी क्या है। ठीक है। एलोपैथी का मतलब क्या है कि जो भी खरपतवार की जड़ें हैं वो ऐसे कुछ विषाक्त या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिनका प्रभाव मुख्य फसल पर देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि विभिन्न फसलों में कैसे कैसे क्या जो बीज पाए जाते हैं वो किस प्रकार से मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए हानिकारक हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से खरपतवार हैं जो अपने भारत देश में नहीं थे, बाहर से आए। ठीक है। और फिर हमने लास्ट में ये देखा बेसिकली कि जो भी खरपतवार हैं वो जो भी फसल में मुख्य कीट लगते हैं, जैसे तना छेदक है, कैटरपिलर है, तो वो किन खरपतवारों पर अपना बाकी की जो अवस्था है उसको व्यतीत करते हैं। तो देख सकते हैं खरपतवार किस तरीके से, मतलब हर तरीके से फसल पर नुकसान पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी बताइएगा कमेंट करके क्लास कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद।